हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई एम नॉट अ एजुकेटर, आई एम आल्सो लर्नर। आज हम लर्न कर रहे हैं सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती की है। देखते हैं हम इस कहानी के पहले हम जितने किस कहानी आपकी कहानी लगी हुई है यूजी नेट के सिलेबस में, उस कहानी में कौन सी कहानी का प्रकाशन वर्ष किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, सभी लेखकों का क्रम इसके पहले वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो आज हम देख रहे हैं दृष्टि वाली बुक से मैंने उठाया हुआ है कि कहानी का प्रकाशन वर्ष और किस पत्रिका में हुई है, और इसी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो दृष्टि वाली बुक में दिए हुए हैं। इसके बाद हम लर्न करेंगे पूरी लाइन बाय लाइन कहानी। देखते हैं हम। यह कहानी सर्वप्रथम 1948 में माह की प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई। सिक्का बदल गया कहानी प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। बादलों के घेरे कहानी संग्रह में। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बादलों के घेरे जो कहानी संग्रह है 24 कहानी उसमें संकलित हैं। उस 24 कहानी आपको माइंड में रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि जिस कहानी में सिक्का बदल गया कहानी किस कहानी में संग्रह में संकलित है। बादलों के घेरे में कितनी कहानी लगी हुई है, कौन कौन सी कभी पूछ लेता है। तो हम देखते हैं सबसे पहली कहानी बादलों के घेरे जो लगी हुई है। बादलों के घेरे के में दादी अम्मा, भोले बादशाह, बहनें, बदली बरस गई, गुलाब जल गडेरियाँ, कुछ नहीं कोई नहीं, टीलो ही टीलो, अभी उसी दिन ही तो, दोहरी सांझ, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, जिगरा की बात, खम्मा घड़ी अन्नदाता, सिक्का बदल गया, आज़ादी सम्मो जान की, कामदार भीखमलाल, पहाड़ों के साए तले, न गुल था न चमन था, एक दिन कलगी, नफीसा, मेरी माँ कहाँ, लामा, दो राहें दो बाहें। ये क्या है? बादलों के घेरे में लगी हुई सभी कहानियाँ जो संकलित हैं 24 उनको हमने देखा है। अब हम देखते हैं जो विषय है। यह एक ऐसी कहानी है जो विभाजन के दौर को दर्शाती है, जहाँ साहनी शादी के बाद आई थी उस जगह को छोड़कर जाना पड़ जाता है। इस कहानी के अंदर देखने को मिलता है कोई भी उसकी मदद नहीं करता है, यहाँ तक कि वह सेरा भी नहीं जिसे उसकी छोटी उम्र से बच्चों की तरह पाला था। सबका ध्यान सहनी की संपत्ति पर है। यानी जो सहनी है उस जो घर छोड़ के अपना जा रही है, जिस बच्चे को उसने अपने बेटे के तरीके पाला था, वो बच्चा जिसका नाम था सेरा, वो भी आज सहनी की ओर ध्यान नहीं दे रहा। सबकी संपत्ति सिर्फ सहनी की सबकी निगाहें गड़ी हुई थी सिर्फ सहनी की संपत्ति पर। सहनी चिनाब नदी नहाकर अपने घर जाती है। वहाँ उसे मारने के लिए लोग बैठे हैं। सभी चाहते हैं कि सहनी यह जगह छोड़ दे। ये क्या है? विषय है कहानी का। अब हम देखते हैं कहानी के पात्र। जो शाहनी है जमींदार शाहजी की पत्नी है। शाहनी क्या है? जमींदार शाहजी की पत्नी है। विभाजन के कारण इन्हें विस्थापित होना पड़ा। सारे धन दौलत छोड़कर वहीं कैंप लौटी। सेरा कौन है? जिन्हें साहनी हसैना का पति और साहनी का कामगार। हसैना का पति है सेरा, जिसको पाला है साहनी ने। अपनी माँ के मरने के बाद साहनी के यहाँ पला है। सांप्रदायिक भावना से भरकर साहनी को मारने को सोचता है। जिसने पाला है, सांप्रदायिकता इतनी उसके मन में भावना उसके आ गई कि जिसने उसको पाला है माँ के तरीके, उसी को मारने के लिए तत्पर था, लेकिन वो मार नहीं पाता है। देखते हैं गौड़ पात्र कौन कौन से हैं। हसैना सेरा की जो पत्नी है। शाहजी साहनी का पति जो जमींदार थे। फिरोज साहनी को मारने के लिए सेरा को भड़काने वाला। जो फिरोज है वो साहनी को मारने के लिए सेरा को भड़काने वाला है। जैना सेरा की माँ जो मर गई है। जैना कौन है? सेरा की माँ है। सेरा की माँ है जैना। हसैना है सेरा की पत्नी। सेरा को पालने वाली है शाहजी। नवाब बीबी, बेगू पटवारी, जौलदार, दाऊद खां, इंस्पेक्टर, इस्माइल रसूली। ये क्या है? ये सभी पात्र हैं किसके? गौड़ पात्र हैं कहानी के सिक्का बदल गया। विशेष तथ्य भी और हम साथ ही में देखते चलते हैं इस कहानी के कि भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी है। अविभाजित
कश्मीर में चुनाव के तट स्थित जबलपुर की कथा है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। विभाजन से उत्पन्न पीड़ा का चित्रण है। विभाजन से आए मानसिक बदलाव का चित्रण है। विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन है। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है। आज इस प्रभाव की मीठी नीरवता में न जाने क्या कुछ भयावह सा हो लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही कितना लंबा अरसा है। साहनी सोचती हैं एक दिन इसी दुनिया किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अभी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी लंबी लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। आप याद रखिएगा, कहाँ से? बाजरे के खेतों से श्री राम करते हुए घर की ओर लौट रही थी। कौन? साहनी, नहा करके। बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये साहजी की आसामियाँ हैं। साहनी ने नज़र उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसलें को देखकर साहनी किसी अपनत्व से मुंह से भीग गई। ये सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों में फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। ये सब साहनी ये सोच रहे हैं कि मेरे पति ने कितनी बरकत की है, कितनी मेहनत से ज़मीनें बनाई है। ये खेतें जो हैं, ये जो जितने खेत है, 3 फसलें उगते हैं इनमें। ये ज़मीन नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, ये सोना उगलती है। साहनी चौंक पड़ी। मेरे घर में मुझे देर आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे अन्न में पले हुए नहीं। यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी। इस पुरखों के घर से मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखों को पोंछ ली और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियाँ रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। साहनी बड़ी इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, साहनी कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुहान सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। ये पंजाबी भाषा है, यहाँ प्रयोग की गई है कि रब्बू तुहानो सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे अहमद मन से सोचा, राज पलट गया, सिक्का बदलेगा, वह तो मैं नहीं छोड़ आई। ये कहानी का इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो हमने दृष्टि वाली बुक से पूरा कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे पूरी लाइन बाई लाइन, कहानी का वाचन करेंगे। मैं अब कहानी का वाचन कर रही हूँ। इसमें आप थोड़ा सा भी असहज मत महसूस करिएगा, क्योंकि आपको अंडरलाइन ज़रूर नहीं होगा, लेकिन वाचन ऐसा होगा कि आपको लगे समझ में कहानी आएगी, स्टोरी। क्योंकि मैंने प्रतिपाद्य विषय, इम्पोर्टेंट फैक्ट और कथन और पात्र सभी चीज़ें दृष्टि वाली बुक से लाइन बाई लाइन में आपको बता चुकी हूँ। थोड़ा सा इस PDF में है कि हम अंडरलाइन नहीं कर सकते, इसकी प्राइवेसी है, तो इसके लिए मैं सिर्फ वाचन करूँगी। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। इसके अलावा मैंने आपको सभी चीज़ें कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो शुरुआत करते हैं कहानी का वाचन लाइन बाई लाइन। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे लालिमा
फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गईं। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछलाते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अंगड़ित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। साहनी सोचती है, एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं है, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं है। वह आज अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर यह नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? आज भी दुनिया से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेत से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साहजी की ही आसमियाँ हैं। साहनी ने ये नज़र उठाई और यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। ये सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, सेरे सेरे हसैना हसैना। सेरा साहनी का स्वर पहचानता है। वह न पहचानेगा अपनी माँ जैना के मरने के बाद। वह साहनी के पास ही पल कर बड़ा हुआ है। उसने पास पड़ा गड़ा सा सटोले के ढेर से नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना सैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़े सोने चांदी की संदूकियां उठा कर की तभी सेरे गुस्सा से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। साहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई अब्बे तेनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई क्यों छावले, सुबह सोड़े तड़पना है। अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी। सेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी लड़का आखिर लड़का ही है। कभी सेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने। साहनी ने लाड से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है सेरे। हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। सेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। सेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं सेरे। आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है। साहनी को लगा जैसे जी भर आ रहा है। साहजी को बिछड़े हुए कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद कि पिछली स्मृतियां आंसुओं को रुकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और सेरा सोच ही रहा है कि क्या कह रही है साहनी आज साहनी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा। क्यों न हो, हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग सेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा ही नहीं। सेरा ने इन पिछलों दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं है। सामने बैठी साहनी हाथ उसकी आंखों में तैर गए।
वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है कि साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने साहनी की झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया, आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवर वह कैसे मान गया था। फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी चलो, तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। साहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेर चल रहा था। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं, पर क्या होगा साहनी को मारकर। साहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे। साहनी ने सिर ऊंचा किया, आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ न कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई है। साहनी ने शून्य मन से डेहड़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे पता नहीं लगा। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही। साहनी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं से ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। साहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके सिवा और कुछ कह न सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की में खबर गांव मर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया। साहनी मूर्तिव्रत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी, हमने तो कभी न सोचा था। साहनी क्या कहे, कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर डेवढ़ी न लांघ सकी। किसी बहुत गहरी आवाज में से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं, आज वहाँ सारा गांव है जो इसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी आसमियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं है। आज वह अकेली है। ये भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल की जाट, वह क्या सुबह ही न सब समझ गई थी। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब्बू नु यही मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। कहानी साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। ये नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। ये तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कन फूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था, तो उसने उदंडता से कहा था, साहनी, भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे, और आज
साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी? साहनी स्फुट सर धीरे से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है साहस कर बोला, साहनी कुछ नकदी जरूर है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से साहनी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। सेरा आन खड़ा गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहिब देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर है, आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा है। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, ये सब कुछ नहीं ठीक है, देर हो रही है। नहीं साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी। इस पुरखों के घर से मान से लांघेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी? इसके साथ खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढककर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा था, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने मारा सोचा, एक बार घूम घूम कर फिर क्यों न देख लूँ मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया ड्योढ़ी के आगे। कुल वधू की आंखों में से निकल कर कुछ बंदे चुप पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे और बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें सब पीछे से पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, शाहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे स्वर से कहा, रब्बू तुम्हार सलामत रखे, बच्चा खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल से मैल नहीं। शाहनी के और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। साहनी कोई कुछ नहीं कर सका। रात भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कहा, तैनू भाग जनर चन्ना, वो तेरे भाग जागे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहनी के गले लगीं और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठता गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। शाहनी की आंखों में कुछ पता नहीं। ट्रक चल दिया है, वह स्वयं चल रही है, आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है। इस बूढ़ी शाहनी को कहाँ जाएगी अब वह। शाहनी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक़्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की साहनी की आंखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज भी पलट गया था और सिक्का भी बदल गया था। धन्यवाद।
अभी के लिए इतना ही। मैंने पूरी कहानी का लाइन बाय लाइन पूरा वाचन कर दिया है आपके लिए। और दृष्टि वाली बुक से इम्पोर्टेंट फैक्ट, कथन और जितने भी पात्र हैं, प्रकाशन वर्ष, किस पत्रिका में प्रकाशित है, 24 कहानियाँ लगी हुई हैं संग्रह में, कौन कौन सी कहानियाँ हैं, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको दे दिया है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।